हेलो एवरीवन, मैं नागेंद्र फिर से स्वागत करता हूं मेटामॉर्फोसिस में। और आज मैं लेके आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जिसे हम आप कहते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या आपने बाहुबली देखी है? या फिर क्या आपने ऐसी फिल्में देखी हैं जो एक्शन मूवी हैं और जो है खासकर एक्शन मूवी साउथ की काफ़ी फेमस होती हैं, तो वो भी ज़रूर देखी होंगी कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में। क्या आपने हैरी पॉटर देखी है? ठीक है, अगर ये देखिए तो इस एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में बिल्कुल जो है रखिएगा। अभी मैं बीच में आऊँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से निगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में, और कुछ फैक्टफुल चीज़ें बताऊँगा। तो पहले तो मैं आपको कुछ ऐसी फैक्ट बता दूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं कि निगेटिव कैपेबिलिटी किसने कॉइन किया था। ये कॉइन किया है हमारे महान जो है ब्यूटी के पोएट जॉन कीट्स ने, जिन्हें सेंसस पोएट भी कहा जाता है और उन्हें कैमलियन पोएट भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया है। 22 दिसंबर को ये कॉइन हुआ था, 22 दिसंबर 1817 को। ये बेसिकली एक लेटर है, एक लेटर लिखा हुआ है जो उन्होंने अपने भाई जॉर्ज और टॉम को लिखा है। और उसमें उन्होंने बताया कि मेरी कुछ फिलोसॉफिकल डिस्कशन कहीं चल रही थी, तब मुझे सोचने पे बाध्य होना पड़ा, और डिल के नाम के एक आदमी से मेरी कुछ जो है डिस्कशंस हुई थी, और फिर मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि क्या चीज़ है ऐसी जो एक पोइट में जो है होनी चाहिए, जो अलग है। और फिर वो पूरा बताते हैं उसके बारे में, और क्या क्या बताते हैं बताऊंगा। तो वो बताते हैं कि सबसे पहले कि एक पोएट की कैपेबिलिटी टू बी इन मिस्ट्रीज, टू एंजॉय अनसर्टेनिटीज़ एंड डाउट्स, और ये सारी कैपेबिलिटी जो है ये निगेटिव कैपेबिलिटी होती है। ऐसा कह के हमें बिल्कुल ये क्लियर समझ में नहीं आता। दूसरा, वो कहते हैं कि शेक्सपियर जो है वो बहुत ही शानदार जो है ऐसा राइटर मुझे नज़र आता है जिसमें निगेटिव कैपेबिलिटी कूट कूट के भरी है। तो पहले तो हम जानते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी क्या है। इसका ये वर्ड निगेटिव कैपेबिलिटी अपने आप में क्यों इसके दो नाम रखे गए, और फिर हम इसको बहुत ही लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फिर हम जाएंगे एग्जांपल्स में, और फिर फिल्मी वाले जो मैंने शुरू में बात की थी उस पे। तो इस पूरे टर्म को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ बोर्ड में, क्योंकि है बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं। एक और मैं रखता हूँ ह्यूमन बीइंग्स को, और एक और मैं रखता हूँ एनिमल्स को। ये पूरी दुनिया में ह्यूमन बीइंग्स इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ह्यूमन बीइंग का डिफरेंट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो कैपेबिलिटी अपने आप में जो है उसको ह्यूमन बीइंग होने पर उसके अंदर रीजनिंग है, वो लॉजिक जानता है, वो लॉजिकली किसी चीज़ को समझ सकता है। अब ये जो रीजनिंग है, यहाँ तक कि बाइबल में भी इसका जिक्र होता है, क्योंकि एडम और ईव ने जो फ्रूट खाया था सेटन के कहने पे, वो बेसिकली रीजनिंग का फ्रूट था कहते हैं, और उसके बाद वो एकदम हर चीज़ रीजन आउट कर सकते थे। रीजनिंग हमको और लोगों से और क्रिएचर से और दुनिया में और जो बाकी चीज़ें हैं जीवित, उनसे अलग बनाती है कि हम लोग बहुत कैपेबल होते हैं रीजनिंग के। जब हम इस दुनिया में कोई भी चीज़ को देखते, समझते या ऑब्जर्व करते हैं, तो उस ऑब्जर्व करने में जो फेनोमेना होता है वो ये होता है कि हमें वो चीज़ सबसे पहले एक्सपोज होती है, एक्सपोजर हमें मिलता है। उस एक्सपोजर के बाद हम उसको एक अनुभव की तरीके से अपने दिमाग में बसा लेते हैं, और ये अनुभव हमारे अंदर कुछ, जैसे आपने एजुकेशन में पढ़ा होगा कि स्कीमाज ऐड करता है, नए पैटर्न ऐड करता है चीज़ों को देखने के, और हम जो है इसको जो है लर्निंग कह देते हैं। तो बेसिक बात क्या है कि मैंने किसी चीज़ को, आपको जितना ज़्यादा मैं किसी चीज़ से एक्सपोज करूँगा उतने बढ़िया आपके एक्सपीरियंस होंगे, पैटर्न बनेंगे, लर्निंग के स्कीमास, और आप कोई चीज़ को लर्न कर पाएंगे। अब ह्यूमन बीइंग की एक ख़ास अदा और है, वो ये है कि वो जब भी कोई चीज़ देखता है, सुनता है, तो हर चीज़ में अपना लॉजिक अप्लाई करता है, और वो लॉजिक वो लेके आता है इन्हीं अनुभवों से। वो लॉजिक कहाँ से उधार लेता है? जो इसके अनुभव हैं, प्री एक्सपीरियंसेस हैं, इन अनुभवों से वो लॉजिक को उधार लेता है, और हर चीज़ में लॉजिक लगाने की कोशिश करता है, रीजनिंग करने की कोशिश करता है।
अब जरा देखते हैं कैसे। चलिए बाहुबली फिल्म की बात करते हैं, और जब बाहुबली फिल्म की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके के सीन हैं। एक सीन में यह है कि वो 2 या 3 तीर एक साथ छोड़ रही हैं, जो है हीरोइन, और साथ में हीरो भी छोड़ रहा है। किसी सीन में यह है कि किसी बड़े जानवर से लड़ाई है और उसको उठा के पटक देना है। किसी में जो है ऐसे अचरज भरे करतब दिखाना है जिसको देख के सहसा यकीन नहीं होता। ठीक वैसे ही एक ऐसी दुनिया हैरी पॉटर में दिखाई देती है जो चुड़ैलों की दुनिया है, जादूगरी की दुनिया है और कमालों की दुनिया है, ठीक है, गॉब्लिन्स की दुनिया है, और जहाँ सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि हमारे अनुभव और हम लोग ज़्यादा समझदार बन के कहते हैं ऐसा होता है, कोई खाली दिखाते हैं, गप्पे हैं। अब आप देखते हैं कि एक हीरो आया और उसने एक मारा पंच और वो जो है 10 या 20 फुट दूर चला गया, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है अपना लॉजिक अप्लाई कर रहे होते हैं, कहते हैं व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, हमें इसे देखना ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि आप किसी के घर में गए हैं और आपने देखा कि उसके घर में काफ़ी जो है ब्यूटीफुल डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है, और जिस तरीके की चीज़ें हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं। एक स्टूल है बहुत प्यारा सा, और उसमें बहुत पतली सी 2 या 3 लेग्स हैं, और आपने जो है देखा वाओ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एंड समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा बोला, और आपके साथ फिर किसी एक ने लॉजिक लगा दिया और बोला क्या खाक है, इसमें कोई बैठ तो सकता नहीं है, और ज़रा सा इसमें जो है जोर पड़ गया तो टूट जाएगा। अब जिसने वो स्टूल रखा है उसका वो सेंस नहीं था वहाँ पर रखने का, वो भी जानता था कि ये कमज़ोर है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब आप सुनिए कि हम हर चीज़ के पीछे लॉजिक और अपने अनुभवों से कुछ रीजनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक जो है ह्यूमन बीइंग का एक जनरल कॉन्सेप्ट हर चीज़ के पीछे होता है। तो कीट्स कहता है कि जब एक पोएट या ऑथर किसी चीज़ को लिखने बैठता है तो उसकी पर्सनैलिटी के सारे अनुभव या एक्सपीरियंसेस जब वो लिख रहा होता है तो उसे चीज़ें, मैं उसे सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, तो उसे फील होने लगता है, वो ये सोचने लगता है मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, मैं इससे क्या सिखाना चाहता हूँ, क्या मैं दुनिया को इससे कुछ देना चाहता हूँ। तो वो इन चीज़ों और इन चीज़ों के आगे पीछे भागने लगता है, और अगर वो चाहता है कि मेरी पोइट्री डायडेक्टिक बने, बड़ी टीचिंग वाली बने, तो वो डायडेक्टिक हो जाएगी। बड़ी लॉजिकल और रीजनिंग वाली बने, या नॉवल ऐसी लिखूं कि जो रीजनिंग और रियलिस्ट हो, तो वो वैसी बन जाएगी। और जैसा आप जानते हैं कि एनलाइटनमेंट में हो रहा था, हर चीज़ पर रीजनिंग पे जो है फोकस किया जा रहा था, तो आप रीजन जो है उस पर करोगे फोकस तो वैसी बन जाएगी। तो उसके जो है अपने एक्सपीरियंस और अपने लॉजिक उसको उस ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका सेल्फ या उसकी पर्सनैलिटी वैसी है। अब कीट्स कहता है कि रियल पोएट वो है जिसमें एबिलिटी है कि इन लॉजिक, रीजनिंग और सर्टेन चीज़ों के पीछे ना भागे, कोई एक खास फिलॉसफी पे काम ना करे, उसको मजा आए अनसर्टेनिटी में कि मैंने लिखना शुरू किया, लेट माई थॉट मूव एंड लेट माई होल एग्जिस्टेंस मूव एंड फ्लाई विद इमोशंस। इन पूरे भावों के साथ बहने दूंगा मैं अपने आप को, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है, और अपने रीजनिंग नहीं लाऊंगा, बल्कि मैं जैसे जा रहा है फ्लो उसको जाने दूंगा और मैं इंजॉय करूंगा इसको, मैं इस ब्यूटी को इंजॉय करूंगा जो मैं लिख रहा हूं। और जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं विदाउट रीचिंग द इरिटेबल रीजनिंग, मैं इरिटेबल रीजनिंग नहीं करूंगा किसी चीज़ के पीछे, बल्कि मैं अनसर्टेनिटी को एंजॉय करूंगा, मैं डाउट्स को एंजॉय करूंगा, मैं संदेह को एंजॉय करूंगा। और हो सकता है कि मेरी ये पोएट्री आपको कई सारे क्वेश्चंस के साथ छोड़ दें और एंड भी हो जाए और आप कंफ्यूजन से घिरे हुए नजर आए, या आपके कई आंसर मिले ही ना, कोई बात नहीं, लेकिन यही पोएट्री होगी क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है, इसमें डाउट्स हैं। और ये जो पोएट्री ऐसे लिखी जाएगी, जब ऐसा ऑथर लिखेगा, वो सिर्फ उस समय 2 चीज़ों को एंजॉय कर रहा होगा। वो एंजॉय कर रहा होगा ब्यूटी को, वो एंजॉय कर रहा होगा जो है वंडर्स को, और वो एंजॉय कर रहा होगा हाफ नॉलेज को। तो ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द लॉजिक एंड रीजनिंग है, अगेंस्ट दैट एनलाइटनमेंट एज विच वॉज देयर बिफोर द रोमांटिक एज,
और जहाँ रीजनिंग की बहुत बात हो रही थी, ड्राई लिटरेचर था पूरा, तो कीट्स कहता है कि एकदम फ्री हैंड जाने दो फ्लो की तरह, और जैसा होता है वैसे फ्लो में जाने दो। तो जो इस चीज़ को, अनसर्टेनिटी और डाउट्स को एंजॉय करने लगता है, और जब राइटर इसको एंजॉय करता है तो होता क्या है, उसकी अपनी जो एबिलिटी है, जो अपनी कैपेबिलिटी है, उससे समझौता करना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। अपनी कैपेबिलिटी कह रही होगी ये सोचो जो तुम्हारे अनुभव थे, लेकिन वो कह रहा होगा नहीं, एंजॉय द अनसर्टेनिटी। तो अपनी कैपेबिलिटी के खिलाफ जा रहे हैं आप, और ये जब जा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड निगेटिव कैपेबिलिटी, और ये है निगेटिव कैपेबिलिटी जो आपको जो है अनसर्टेनिटी और डाउट्स और जो है कमाल और मिस्ट्रीज, इसको एंजॉय करने के लिए जो है ले जाता है। और हमारा मन, हमारा जो अपनी पर्सनैलिटी, अपना एग्जिस्टेंस है, वो ऐसा करने से मना करता है। तो हम जब अपनी कैपेबिलिटी के खिलाफ हो जाते हैं, जो कि ये है रीजनिंग और रियलिटी वाली ह्यूमन बीइंग की, तो वो निगेटिव कैपेबिलिटी होती है। तो इसी तरीके से, इसी वजह से अगर हम उस फिल्मों में या उन चीज़ों में, हम बाहुबली में ये देखें, ये ना सोचें कि लॉजिक ना लगाएं, भाई ये कैसे हो गया, ये इसने मारा तो उधर कहाँ उड़ गया, या फिर ये इतने कमाल कैसे, ऐसा कोई महामानव कैसे हो सकता, ये ना सोचें, और हम उसकी ब्यूटी और एस्थेटिक को एंजॉय करने लगे, तो वो फिल्म हमें बहुत पसंद आएगी। ठीक वैसे ही वो स्टूल की बात है, अगर हम उसके एस्थेटिक को देखें और उस पूरे कमरे के साथ उसकी हारमनी को देखें, उसके शेप और साइज और जितनी चीज़ें हैं उनके साथ उसके हारमनी को देखें, तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी कैपेबिलिटी से दूर अब उसमें बह रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट विल मेक अस फील दैट वेरी ब्यूटी एंड वंडर बिहाइंड दैट, और वो है निगेटिव कैपेबिलिटी को एंजॉय करना। और कीट्स कहता है कि शेक्सपियर हैज दिस इन इमेंस वे। शेक्सपियर के पास था ये, और शेक्सपियर जो है एंजॉय करता था निगेटिव कैपेबिलिटी को। उसकी जो चीज़ें हैं वो अनसर्टेनिटी में चला जाता है, डाउट्स में चला जाता है, और वो एंजॉय करता है, और वो साफ दिखता है। अगर वो कोई रच रहा है कैरेक्टर, तो उस कैरेक्टर में पूरा डूब जाता है, कोई सिचुएशन है उस पर चला जाएगा और आधे पे भी छोड़ के आ सकता है, एंड ही इज एंजॉइंग दैट एंड पीपल आर एंजॉइंग दैट। तो अगर ओड टू नाइटिंगेल की बात करें तो देखें कि कीट्स बह जाना चाहता है नाइटिंगेल की दुनिया में, और वो रियल दुनिया को भूल रहा है और वो उसी के साथ जा रहा है। सो ही इज लेटिंग हिम टू फ्लाई विद दैट इमेजिनेशन। ठीक वैसे ग्रेशियन अन की बात करें, सिर्फ कुछ चित्र हैं जो एक वाज में है, पेंटिंग, और उस पेंटिंग से अंदर इतनी सारी चीज़ें कीट्स बता रहा है उसमें खोते हुए कि आप लोग लॉजिकली उसमें हंसने भी लगते हैं। कई लोग ये क्या बात है, ऐसा क्या है, कई लोग ऐसा भी कहने लगते हैं कि भाई वो लवर है, वो उसे पकड़ने जा रहा है, और कीट्स इतने शानदार तरीके से उसमें खो जाता है, कहता देखो इतना ही फ्रेश इसका लव है जितना जब चित्रकार ने बनाया था। ये इसके इमोशंस और एक्सप्रेशन, पैशन इसको पकड़ने के अपने बिलफ्ड को इतने स्ट्रॉन्ग है, और वो उतनी ही शर्मा के जब भाग रही है तो वो एक्सप्रेशन आज भी उतना यंग है, और ये 3000 सालों से या इतने हजार सालों से यंग चला रहा है और हमेशा फ्रेश रहेगा। ये अनसर्टेनिटी को एंजॉय करना है, ठीक है। और ये निगेटिव कैपेबिलिटी, अपने लॉजिक और रीजन से बाहर निकल के ब्यूटी के वर्ल्ड में एस्थेटिक्स को समझना और फील करना। और हम लोग जब उसको लॉजिकली सोचने लगेंगे तो कहेंगे क्या है, चित्र ही तो है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है। या फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि एक आलोक धनवा जी लिखते हैं कि रेल की पटरी के किनारे पर पड़े कपड़े के जूते हैं, और इन पर रखा पानी या इन पर जमा पानी हवा चलने पर इंसान की तरह हिलता है, तो आप इसे किस तरीके से देखेंगे? क्या आप फिर से लॉजिक लगाने लगेंगे? या फिर मैं कहूँ कि आपकी चाँद की ज़मीन पर ओस की घास के वास्ते ये चाहिए, तो अब चाँद की ज़मीन, ओस की घास, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनसर्टेन हैं, इन पे कोई लॉजिक या रीजनिंग नहीं है, लेकिन जब हम इसे एंजॉय करने लगेंगे तो दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर। जब हम इसको सिर्फ ब्यूटी के सेंस में देखने लगेंगे तो वो चीज़ है जिसकी हम बात करते हैं। सो एवरीबडी, इट इज़ नॉट द फोर्टे ऑफ एवरीबडी, इट इज़ नॉट द कप ऑफ टी ऑफ एवरीबडी। ये है निगेटिव कैपेबिलिटी जो एक राइटर एंजॉय करता है, जब वो अनसर्टेनिटी को एंजॉय करता है और डाउट्स को एंजॉय करता है, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग टुवर्ड्स रीजनिंग, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों कि निगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर पाने में सफल रहूँगा और मैं ऐसे ही और चीज़ें भी लेके आते रहूँगा आपके पास। बस आप मुझे कॉल करते रहिए और मुझे अपने ओपिनियन देते रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये मेरी इल्तिजा है आपसे कि रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको और अगर क्या मैं आपको निगेटिव कैपेबिलिटी को कुछ समझा पाने में सफल रहा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ फिर से आपसे।